जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी की PT 365 फ्रॉम अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 करेंगे। राइट, ये प्रीलिम्स 2024 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स 8 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से पहला टॉपिक है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आर्टिकल 370, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो एक्ट है 2023 का, देन प्रिवेंटिव डिटेंशन, पर्सनालिटी राइट, हेट स्पीच, वर्शिप एक्ट एंड अदर न्यूज़ आइटम एक्सेट्रा। इसी प्रकार सेकेंड टॉपिक जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट से रिलेटेड है। थर्ड टॉपिक पंचायत से रिलेटेड, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, देन जुडिशरी, इसके बाद इलेक्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, देन लेजिस्लेशंस एंड बिल से रिलेटेड जो भी अभी न्यूज़ में रहे, एंड कुछ अदर न्यूज़ आइटम इसके रिलेटेड, देन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो भी न्यूज़ में आई, देन गवर्नेंस रिलेटेड जो भी न्यूज़ में था। ये सारे टॉपिक्स हम आने वाले समय में कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आता है। बेसिकली लैंडमार्क केशवनंद भारती जजमेंट 1973, इसको 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए, इसलिए ये न्यूज़ में आया। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एक पिटीशन इसके अगेंस्ट जारी की गई, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963, जिसमें कंपलसरी लैंड एक्विजिशन की बात की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट का हनन है। 25 आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 31। इस केस को 13 जजेस बेंच ने सुना था। राइट, इसका इवोल्यूशन कैसे होता है? इसमें 1963 में केशवनंद भारती केस आता है। इसके पहले A.K. गोपालन केस 1950, 1951 में शंकरी प्रसाद केस, 1965 में सज्जन सिंह केस और 1967 में गोलकनाथ केस, और फिर 1971 में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आते हैं। इसके बाद फाइनली 1973 में केशवनंद केस जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। राइट, देन A.K. गोपालन 1950, 1951 और 1965। इसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। इसके बाद 1967 गोलकनाथ केस में कहा गया आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, दैट इज़ फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। राइट, इसके बाद 1971 में दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आते हैं, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें 24th में ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड इट। ठीक है, तो पार्लियामेंट इसलिए इसको अमेंड कर सकती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक लॉ नहीं, एज अ लॉ नहीं माना जाता आर्टिकल 13 के अंदर। ऐसा 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हम देखते हैं। देन 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सेक्शन 2, सेक्शन 3 और 39th DPSP, 39C DPSP, इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं। जैसे सेक्शन 2 कर्टेल राइट टू प्रॉपर्टी, और सेक्शन 3 में DPSP ओवर FR को प्रेसिडेंस मिलती है, और कुछ स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन 39B और 39C किया जाता है। ठीक है, इसको कम किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू का स्कोप कम किया जाता है। राइट, देन 1971 में ही फंडामेंटल राइट सिटीजन्स आर लिमिटेड पार्लियामेंट। ओके, फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स आर लिमिटेड एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली हम इसमें ये जानते हैं। देन 1973 में केशवनंद भारती केस आता है, जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बात करते हैं। और केशवनंद भारती केस में हमें ये जानने को मिलता है कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं हमारे डॉक्ट्रिन के, जिसको हम ध्यान में रखते हुए ही अमेंडमेंट कर सकते हैं। राइट,
तो इसके की आउटकम्स क्या है? इसमें सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आता है, जिसने ये बोला कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ठीक है, ओके है, लेकिन ऐसे अमेंडमेंट शुड नॉट ऑल्टर, डैमेज, डिस्ट्रॉय एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एसेंशियल फीचर और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ऐसे कोई भी अमेंडमेंट नहीं करना है जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को बिगाड़ते हैं। पहले जो गोलकनाथ केस था 1967 का, उसमें 360 आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को नॉट अनलिमिटेड बोला था, राइट, एंड फंडामेंटल राइट को कम नहीं कर सकते थे इसके तहत। अभी लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इसमें हम कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, बस बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। जुडिशियल रिव्यू की पावर, इसके भी हम इंटीग्रल पार्ट माने हैं बेसिक स्ट्रक्चर का। कुछ अदर जजमेंट लाइक 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसे भी जुडिशियल रिव्यू को हमने पावर को कम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसे बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है और प्रियम्बल को भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। कुछ हम देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स के क्या क्या पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल फ्रीडम और वेलफेयर स्टेट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन सेकुलर एंड फेडरल, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, जुडिशियल रिव्यू एंड बैलेंस्ड बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स के कुछ पार्ट हैं। और भी कुछ पार्ट्स हैं जैसे सोवरेन नेशन एसेट्रा। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में जान लेते हैं। इट होल्ड दैट सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम अमेंड नहीं कर सकते, जिसे हम कम नहीं कर सकते पार्लियामेंट के द्वारा, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन नहीं मिलता है, लेकिन ये इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? ये पार्लियामेंट की पावर को चेक करता है, उनकी अमेंडिंग पावर को कम करता है, मतलब उनकी पावर को चेक करता है और लिमिट करता है, राइट। ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना रहे और प्रिजर्व करता है फंडामेंटल वैल्यूज़ को और प्रिंसिपल को, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और इसे सेवरल प्रिंसिपल्स में लेट डाउन किया गया और ये एज अ बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए काम करता है, जैसे रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। और ये फेडरल स्ट्रक्चर को भी इंश्योर करता है, साथ ही साथ जुडिशरी अप्रोच को कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प करता है, राइट। हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया। एंजॉय द फ्रूट नाउ। देन नेक्स्ट टॉपिक है, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसमें कुछ जुडिशरी से रिलेटेड न्यूज़ में आया, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वो भी इंडिपेंडेंट पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, राइट। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हाईलाइट किए गए, जैसे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए अपने पे, पेंशन एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन द स्टेट, राइट। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इस चीज़ के बारे में इस प्रिंसिपल में कहा गया। देन सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग से, राइट। देन यूनिफाइड जुडिशरी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने इस केस में देखा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं एक्स्ट्रा। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एक हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी है अपने डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ जुडिक्शन एंड नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें स्टेट डिसाइड करता है। और स्टेट बाय स्टेट ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, नॉमेनक्लेचर, जुरिस्डिक्शंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होता है स्टेट बाय स्टेट। एंड ब्रॉडली 3 टायर सिस्टम होता है। ये इम्पोर्टेंट है।
इसका अपॉइंटमेंट जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो जजेस होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन, ये सारे गवर्नर करते हैं, गवर्नर साहब, इन द कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। कुछ लोअर जुडिशरी को देख लेते हैं, इसका पूरा सिस्टम कैसे चलता है। सबसे ऊपर स्टेट में हाई कोर्ट हुआ, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हुआ, और हाई कोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज आते हैं, सेशन जज कोर्ट, राइट। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस में दो तरह के कोर्ट होते हैं, एक सिविल कोर्ट, सिविल साइड, और एक क्रिमिनल साइड, जिसमें सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, देन मुंसिफ कोर्ट आते हैं, और क्रिमिनल कोर्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आते हैं, राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली आर्टिकल 370 जो रिपील हुआ उसे ठीक मानते हुए कहा कि जो प्रेसिडेंट ऑर्डर के माध्यम से, बेसिकली ये प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से इसे रिपील किया गया था आर्टिकल 370 को। कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, इस ऑर्डर के माध्यम से प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 370 को रिपील किया। इसके बाद पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू बाइफर्केट किया एंड 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई स्टेट की, राइट। तो इसे पिटिशनर ने चैलेंज किया था, इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और इसे ठीक माना, इस ऑर्डर को, राइट। जजमेंट में हमको देखने को मिलता है प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर नॉट रिटेन एनी एलिमेंट ऑफ सोवरेंटी आफ्टर द एक्सीडेड इन इंडिया इन 1947, राइट। 1947 में आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविज़न है, आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविज़न है, दैट्स वाई ये प्रोविज़न, इसको इन्होंने अपहोल्ड किया, सही माना, राइट। कोर्ट हेल्ड दैट यूनियन टेरिटरी कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट हैव द पावर टू फॉर्म द न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग अ टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट एंड बाय यूनाइटिंग 2 or more स्टेट्स और द टेकिंग पार्ट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। तो वो पार्लियामेंट के पास पावर है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 3 के अंदर हमें स्टेट देखने को मिलता है, वर्ड स्टेट देखने को मिलता है, और आर्टिकल 3A में यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, किसी भी स्टेट को सेपरेट कर सकता है, उसकी टेरिटरी को यूनाइट कर सकता है 2 और मोर स्टेट को, और किसी स्टेट के किसी पार्ट को अलग करके किसी पार्ट में मर्ज कर सकता है, राइट। दिस इज़ द पावर ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद जजमेंट में SR बोमई केस के बारे में भी देखने को मिलता है थोड़ा, उसके ऊपर रिलाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक्शन प्रेसिडेंट का वैलिड है और ये जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर आता है। तो आर्टिकल 370 के बारे में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले 1947 में अक्टूबर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन महाराजा हरी सिंह जो कि एक हिंदू रूलर थे, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन किया इंडियन गवर्नमेंट के साथ। महाराजा हरी सिंह ये एक लास्ट रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन किया और अपने स्टेट को एक्सीड किया इंडियन डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ, राइट। और उसी वक्त आर्टिकल 370 एज अ टेम्परेरी प्रोविज़न फॉर जम्मू कश्मीर पार्ट 21 में टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविज़न को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसी के तहत इनको एक स्पेशल स्टेटस मिलता है, बट वो टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविज़न था। आर्टिकल 370 के बारे में जानते हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन, इनके अलावा पार्लियामेंट को डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन, इनके अलावा पार्लियामेंट को नीड होगी स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस की फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉज। कोई भी लॉ को अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं
तो उसमें स्टेट की अप्रूवल की ज़रूरत होगी। सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन, ये 4 सब्जेक्ट को पार्लियामेंट के पास पावर थी, लेकिन अदर लॉज के लिए स्टेट की ज़रूरत पड़ती है अप्रूवल की, आर्टिकल 370 के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन, ये पार्लियामेंट के अंडर था। आर्टिकल 35A क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो आर्टिकल 35A में, आर्टिकल 35A आर्टिकल 370 से ही पावर लेता है, और इसमें gave the power to the Jammu Kashmir Assembly to define permanent resident of the state and special right and privileges। तो ये जम्मू कश्मीर असेंबली को ये पावर मिलती है कि वो अपने रेसिडेंट, जो जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट हैं, उनको डिफ़ाइन कर सके और उनको स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस दे सके। राइट। देन आर्टिकल 3 के अंदर क्या है? आर्टिकल 3 में वही जो हमने पहले देखा कि पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म एनी स्टेट, न्यू स्टेट, अलग स्टेट बना सकता है, ऑल्टर कर सकता है उसके एरिया को, उसके बाउंड्री को, उसके नेम को, जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है इनके एरिया, बाउंड्री और नेम को ऑल्टर कर सकता है। राइट। इसमें कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं दैट इसमें प्रोविजंस है, स्टेट्स दैट द बिल ऑफ द अबव लॉ शैल बी, जो बिल है कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। राइट। जो बिल इस प्रोविज़न के अंदर अगर हम लाते हैं तो वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इफ़ द बिल अफेक्ट द एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट, तो उस वक्त प्रेसिडेंट को उस बिल को रिफ़र करना होगा स्टेट लेजिस्लेचर में फॉर इट्स व्यू, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू लिसन हिज व्यू। राइट। इनके स्टेट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ व्यू लेने के लिए। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। वाई न्यूज़? बिकॉज प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू दिस न्यू अमेंडमेंट एक्ट। राइट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, NCCA authority, statutory authority is made, which is National Capital Civil Service Authority. Right. According to it, this this body is to make recommendation to the Lieutenant Governor regarding transfer posting, vigilance and other incidental matters. Right. This body decided matters on the basis of majority votes of the member present and voting. Also under it, central government will appoint the principal secretary and chief secretary. Right. What is the powers of LG? LG की पावर क्या है? वो मैटर्स जो कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर आते हैं, वो मैटर्स, और जो कि LG को डेलीगेट किए गए हैं प्रॉपरली। राइट। ऑल्सो लॉ के माध्यम से या एक्ट के माध्यम से LG को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, वो मैटर्स भी इनको दिए जाते हैं। ऑल्सो जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस भी LG के पास कुछ हैं। इस एक्ट के अंदर कुछ प्राइमेसी है LG साहब की, ये बेसिकली डिस्क्रिशनरी रोल को लेकर। फॉर एग्जांपल, पावर टू अप्रूव द रिकमेंडेशन ऑफ NCCSA एंड रिटर्न देम फॉर रिकन्सिडरेशन, ये अप्रूव करने की इनके पास पावर है। इस बॉडी की जो भी रिकमेंडेशंस है इसको अप्रूव करने की पावर है, और साथ में ही इसको रिकन्सिडर के लिए ये वापस भी भेज सकते हैं, और जो भी LG साहब का डिसीज़न होगा वो फाइनल माना जाएगा। राइट। इसके पहले हम आगे बढ़ें, हम सबसे पहले कंपोजिशन देख लेते हैं इस बॉडी की। कंपोजिशन में चीफ मिनिस्टर साहब हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। राइट। तो ये 3 लोग मेनली कंपोजिशन में है इस बॉडी के अंदर। राइट। और हमने देखा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी दोनों लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। राइट। देन डिस्पोजल ऑफ मैटर्स बाय द मिनिस्टर्स। सो कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो कि LG साहब को सबमिट किए जाएंगे। राइट। देन मिनिस्टर्स, ऑल द बाय द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी फॉर हिज ओपिनियन प्रायर टू द इशू। राइट।
कुछ ऑर्डर को इशू करने से पहले एलजी साहब से पूछना पड़ेगा या फिर उनको पहले सबमिट करना होगा। वो मैटर्स जो कि दिल्ली की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड है, वो मैटर्स जिनसे दिल्ली गवर्नमेंट का रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिपेंड करता है, और इसके साथ समनिंग, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड मैटर्स, और वो मैटर्स जो जिसके लिए एलजी साहब की सोल डिस्क्रिशनरी पावर है, वो रिलेटेड इन चारों रिलेटेड मैटर्स के लिए एलजी साहब को सबमिट करना पड़ेगा, कोई भी अगर मैटर्स होते हैं इनसे रिलेटेड तो, राइट। देन दिल्ली गवर्नमेंट का मॉडल क्या है, गवर्नेंस मॉडल नेक्स्ट देखते हैं। तो दिल्ली यूनियन टेरेटरी कैसे बनी, राइट। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर दिल्ली को एज अ यूनियन टेरेटरी बनाया गया। ये आर्टिकल 239 के अंदर आता है, ठीक है। देन यूनियन टेरेटरी आर डायरेक्टली, वी ऑल्सो नो दैट यूनियन टेरेटरी आर डायरेक्टली गवर्न बाय द प्रेसिडेंट और थ्रू अ एडमिनिस्ट्रेटर हु इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राइट। तो उसके बाद में दिल्ली को स्पेशल स्टेटस कैसे मिला, एस बालकृष्णन कमेटी जिन्होंने रिकमेंड किया और जिसके थ्रू 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 आता है, इसमें स्पेशल स्टेटस दिल्ली को दिया जाता है जो कि डिजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राइट। आर्टिकल 239 ए ये आर्टिकल जोड़ा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में और दिल्ली को एज अ यूटी विथ लेजिस्लेचर माना जाता है और साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं, राइट। देन लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ डिजिग्नेटेड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली, ओके, विद एड एंड ऑपरेटिंग विथ एन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेम एज अदर स्टेट्स। जैसे गवर्नर स्टेट में होते हैं वैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में काम करेंगे। पावर क्या मिली दिल्ली लेजिस्लेचर को, पावर वो फॉर एग्जांपल जो ऑल द सब्जेक्ट मैटर विच आर इन द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, वो सारे मैटर्स स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में वो दिल्ली गवर्नमेंट के पावर के अंदर है, एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। ये तीन चीज़ों को छोड़कर बाकी सारे स्टेट लिस्ट के मैटर और कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स पे दिल्ली लेजिस्लेचर को पावर है। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो लेजिस्लेट ओवर ऑल द मैटर्स विच आर इन द स्टेट और कंकरेंट लिस्ट रिलेटेड टू दिल्ली बिकॉज दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी, राइट। अब GNCTD एक्ट क्या है, जो कि 1991 में ही आया था, इस अमेंडमेंट के 1991 में ही आया था इस अमेंडमेंट के साथ में, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, इट इज़ बेसिकली अ फ्रेमवर्क फॉर फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द दिल्ली गवर्नमेंट, राइट। आगे बढ़ने से पहले हम इसका इवोल्यूशन देखते हैं, दिल्ली का ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट कैसे उदय होता है, कैसे इसका प्रोसेस है। तो 1951 में दिल्ली पार्ट सी ऑफ द स्टेट्स में आती थी। एज वी नो स्टार्टिंग में पार्ट A, B, C, D इन 3-4 पार्ट्स में स्टेट्स अपने डिवाइड होते थे। तो दिल्ली पार्ट सी स्टेट्स में आती थी और 1952 में इसको एक लेजिस्लेटिव असेंबली मिली, क्रिएट की गई और चीफ मिनिस्टर बने वहाँ पे। 1956 में SVC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जिसमें दिल्ली को एज अ यूनियन टेरिटरी क्लासीफाई किया गया और आर्टिकल 239 आया। देन 1966 में कुछ लिमिटेड पावर को कुछ लिमिट की गई, एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट को कुछ लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन मिला गया, कुछ लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट हुआ दिल्ली के अंदर, राइट। देन 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और GNCTD एक्ट 1991 पास किया गया। देन 2021 में GNCTD एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, राइट। देन एंजॉय द फ्रूट ऑल्सो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो व्हाट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन, न्यूज़ में क्यों आया प्रिवेंटिव डिटेंशन? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक कॉलोनियल लेगेसी है जो अभी तक चलती आ रही, इसलिए इट मस्ट बी यूज्ड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, राइट। तो ये न्यूज़ में आ गया एंड कुछ हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन?
इट मीन्स द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल, किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद कर देना, उसे पकड़ लेना बिना ट्रायल के और बिना कोर्ट में प्रस्तुत किए हुए, राइट। ऑन द मियर रीजनेबल अप्रहेंसन, सिर्फ अगर डाउट भी है कि वो कोई ऐसी डेंजरस एक्टिविटी कर रहा है जो कि पब्लिक ऑर्डर के लिए हानिकारक है, डेंजरस है, इस डाउट को भी लेकर हम किसी व्यक्ति को डिटेंशन कर सकते हैं, उसी को हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, राइट। डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल कन्विक्शन बाय द कोर्ट ऑन द mere reasonable apprehension of him doing an activity dangerous to the public order। और ये बेसिकली इसका पर्पस ये है कि किसी भी पर्सन को प्रिवेंट किया जा सके ऐसा कोई ऑफेंस करने से जो कि नियर फ्यूचर में हमारे लिए या फिर पब्लिक ऑर्डर के लिए डेंजरस हो सकता है, राइट। कुछ प्रोटेक्शन भी मिले हुए हैं अरेस्ट एंड डिटेंशन से हम सभी लोगों को, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ये दोनों आर्टिकल अप्लाई नहीं होते हैं, नॉट अवेलेबल टू द पर्सन अरेस्टेड इन द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एस आ आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में दिया हुआ है, राइट। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है लॉ मेक अ लॉ इन द प्रिवेंटिव डिटेंशन related to defense, foreign affairs and security of India, राइट। तो पार्लियामेंट के पास ये डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को लेकर प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड पूरी अथॉरिटी है उनके पास, वो उससे रिलेटेड लॉ बना सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर concurrently make laws on the reasons connected with security of state, maintenance of public order and maintenance of supplies and services। ये तीन मैटर्स पे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सप्लाईज एंड सर्विसेज पे स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ही कंकरेंटली लॉज बना सकते हैं। कई ऐसे लॉज भी हैं, मल्टीपल लॉज भी हैं, फॉर एग्जांपल कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 एंड देन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट एसेट्रा। ऐसे कुछ एक्ट हैं जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो कि हम नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और द लीगल प्रैक्टिशनर से हम कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस एक्ट में, इस आर्टिकल में बेसिकली दिया है किसी भी व्यक्ति को बिना उसे जानकारी दिए हुए हम अरेस्ट नहीं कर सकते, उसे फंडामेंटल राइट है, उसे प्रोटेक्शन मिला है, और साथ ही साथ अगर हम उसे करते हैं तो लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने से हम नहीं रोक सकते, अकॉर्डिंग टू 22 क्लॉज 1। क्लॉज 2 में क्या है कि मजिस्ट्रेट अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे लाना होगा, एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग टाइम, राइट। तो ट्रैवलिंग टाइम को हटाकर जो भी टाइम इन 24 आवर्स गिना जाएगा, एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग टाइम। देन आर्टिकल 22 क्लॉज 3 हमने देख लिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है, उसको 3 महीने तक हम जेल में रख सकते हैं, और बियॉन्ड अगर 3 मंथ्स उसको जो जेल में रखना है, डिटेंशन करना है, तो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन की ज़रूरत होगी, वो कंफर्म करेंगे पहले, उसके बाद हम कंटिन्यू डिटेंशन कर सकते हैं। आर्टिकल 22 क्लॉज 7 में अगर हम 3 मंथ के बियॉन्ड विदाउट परमिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड रखना चाह रहे हैं तो उसी केस में रख सकते हैं इफ़ पार्लियामेंट बाय लॉ के माध्यम से उन्होंने परमिट किया है। फॉर एग्जांपल द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सच डिटेंशन उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, पार्लियामेंट ने इंक्रीज़ कर दिया हो मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस या फिर क्लासेस ऑफ पर्सन और क्लासेस ऑफ केसेस, कुछ ऐसे केसेस को उन्होंने स्पेसिफाई किया हो जिनके ऊपर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन अप्लाई होता है कि 3 मंथ्स के बियॉन्ड उन्हें डिटेंशन कर सकते हैं। देन कुछ जुडिशियल केसेस हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, राइट। देन सिब्बन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और शंभूनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट। तो आप ये याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है, ओके एंजॉय द फ्रूट, टॉपिक ख़त्म हो गया ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनैलिटी राइट।
फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कीजिए यूएस अनस्टॉपेबल स्टडीज़। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए आप, और प्लीज़ आगे और फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ अगर मिस्टेक्स हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स। कुछ अच्छी चीज़ें आपको लगे हमारे लेक्चर में तो वो भी बताइए, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, पर्सनैलिटी राइट्स। ओके, पर्सनैलिटी राइट इज़ बेसिकली न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की फेमस बॉलीवुड एक्टर को पर्सनैलिटी राइट को लेकर, कि उनकी पर्सनैलिटी को मिसयूज़ ना किया जाए। तो व्हाट इज़ पर्सनैलिटी राइट बेसिकली? पर्सनैलिटी राइट, नाम से ही पता लग रहा है पर्सनैलिटी, तो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी इमेजेस, उनके साइन, उनकी आवाज़ को यूज़ करना, इलीगली यूज़ करना, मिसयूज़ करना, तो उसके खिलाफ बिना उनके परमिशन के, राइट। तो उसके खिलाफ हो जाता है ये चीज़, और उनके फंडामेंटल को हनन कर सकती है चीज़ें, राइट। तो पर्सनैलिटी राइट रिफर्स टू राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज पर्सनैलिटी अंडर राइट टू प्राइवेसी, दैट इज़ फंडामेंटल राइट, एंड राइट टू प्रॉपर्टी, दैट इज़ अ लीगल राइट, राइट। इट इंक्लूड्स द नेम, किसी भी पर्सनैलिटी का नाम, वॉइस, सिग्नेचर, इमेज और एनी अदर फीचर ईजिली आइडेंटिफाइड एज अ मार्कर ऑफ द पर्सनैलिटी। उनसे कोई भी रिलेटेड चीज़ जो हम यूज़ करते हैं और मिसयूज़ करते हैं तो उसके खिलाफ वो और ऑब्वियसली केस कर सकते हैं और सूट कर सकते हैं, राइट। देन पर्सनल, कुछ ऐसे पर्सनैलिटी राइट इंडिया में क्या है, बट इंडिया में हमने देखा कुछ भी ऐसा एक्सप्रेसिवली मेंशन नहीं है पर्सनैलिटी राइट को लेकर। बट हाँ, इंडिया में स्टैट्यूट के माध्यम से कुछ भी नहीं है ऐसे लॉ, लेकिन इसे हम एज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर हम इसे ट्रेस कर सकते हैं। मतलब इस लॉ को हम इसके तहत सूट कर सकते हैं किसी को भी, मतलब सूट करना मतलब किसी को भी केस कर सकते हैं किसी के खिलाफ, राइट। टू कंपोनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी राइट, फर्स्ट इज़ द राइट टू पब्लिसिटी और दूसरा राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। राइट टू पब्लिसिटी क्या है? कीप्स वंस इमेज, लाइकनेस और फ्रॉम बीइंग कॉमर्शली एक्सप्लॉयटेड विदाउट परमिशन, राइट। तो उनके पास राइट है कि आप अपनी इमेज बिना परमिशन के किसी को यूज़ नहीं करने दे सकते, राइट। उसको कॉमर्शली एक्सप्लॉयट कोई भी नहीं कर सकता बिना परमिशन के, ये हो गया। देन ये जो हमने पहले बात की, ये ट्रेड्स मार्क एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957 में कवर हो जाता है, ये स्टैट्यूट के अंदर कवर हो जाता है। इसलिए इसके लिए अलग से कोई भी स्टैट्यूट पर्सनैलिटी राइट को लेकर नहीं बनाया गया, क्योंकि इट ऑलरेडी कवर्ड इन दीज टू एक्ट्स, राइट। देन राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी एज वी नो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इससे रिलेटेड केस है के एस पुत्तस्वामी केस, जिसमें राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली विदाउट हिज परमिशन, ठीक है। ओके, देन पोस्थुमस पर्सनैलिटी राइट क्या है? एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इनप्रॉपर यूज़ एक्ट 1950, इसके अंदर ये प्रोटेक्ट अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ फ्यू डिग्नेटरीज नेम्स, सिम्बल्स एंड लिस्टेड इन द इट्स शेड्यूल। इस शेड्यूल के अंदर कुछ डिग्नेटरीज का नाम है, सिम्बल्स हैं जो कि शेड्यूल में लिस्टेड है, उनको हम अनऑथराइज यूज़ नहीं कर सकते, उसको प्रोटेक्शन मिली हुई, राइट। देन फिर आईपीसी की भी धाराएं हैं जिसमें हम डिफेमेशन शूट कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया, डिफेमेशन शूट कैन बी फाइल्ड अंडर इंडियन पीनल कोड। अच्छा, इंटरनेशनल कन्वेंशन है क्या कुछ पर्सनैलिटी राइट से रिलेटेड? तो वही सेम, नो एक्सप्लिसिटली इंटरनेशनल कन्वेंशन और द ट्रीटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द publicity right, but yes, some conventions are there, right, like Rome Convention, TRIPS agreement और WIPO WPPT, ओके। तो रोम कन्वेंशन 1961, इसमें कुछ हमें परफॉर्मर्स राइट, फोनोग्राफ प्रोड्यूसर्स राइट, देन ब्रॉडकास्ट राइट्स मिलते हैं, जैसे ट्रिप्स में हो गया, ट्रिप्स में फोनोग्राफ प्रोड्यूसर्स राइट, लाइव परफॉर्मेंस राइट एंड ब्रॉडकास्ट राइट, ओके। देन राइट ऑफ द परफॉर्मर्स इन द WPPT, राइट ऑफ द परफॉर्मर्स, फोनोग्राफ प्रोड्यूसर्स एंड पर्टिकुलर इन द डिजिटल इन्वायरमेंट। तो ये सारे कुछ हमने देखा पर्सनैलिटी राइट्स रिलेटेड इश्यूज़।
देन इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, उनको जीने का अधिकार है पर्सनल लाइबिलिटी के साथ, ठीक है, एक्सेप्ट ऑन द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये एग्ज़ाम रिवीजन कर लीजिए, आपको तो याद ही है। और आर्टिकल 300A जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया था। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में इसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कुछ जुडिशल लॉज भी हैं, जुडिशल केसेस भी हैं इससे रिलेटेड। दीपा जयकुमार वर्सेस विजय केस और साक्षी मलिक वेंकटेश्वरा वर्सेस वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये फ्रूट देख के आपको पता लग गया कि टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेट स्पीच। हेट स्पीच भी काफ़ी न्यूज़ में था लास्ट ईयर। देन इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए बोला स्टेक होल्डर्स को कि भाई इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का निकालो। तो सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। हेट स्पीच और बहुत ज़्यादा मीडिया में के थ्रू भी हेट स्पीच वगैरह होती हैं, राइट। तो व्हाट इज़ हेट स्पीच? हेट स्पीच हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया फर्स्ट। देन द हेट स्पीच मीन्स जनरली रिफर्स टू द एनी इंसाइटमेंट ऑफ द हेट्रेड, कुछ ऐसी हेट्रेड फैलाना प्राइमरली अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ पर्सन, या फिर किसी व्यक्ति विशेष, या फिर किसी इमेज के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, मीम्स के माध्यम से, ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, गेस्चर के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से, ऑफलाइन मोड हो या फिर ऑनलाइन मोड हो, किसी भी तरीके से सोसाइटी में हेट्रेड फैलाना, ठीक है, किसी भी माध्यम से, वो हेट स्पीच के अंदर आ जाएगा, राइट। कुछ रेगुलेशंस भी हैं हेट स्पीच के। फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, स्पीच कैन बी कर्टेल्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। राइट टू स्पीच को हम कर्टेल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर, पब्लिक ऑर्डर, ऑफेंस और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अंदर, राइट। देन ये न्यूज़ में काफ़ी रहा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में इस रिलेटेड कुछ चीज़ें जोड़ी गई। पेनलाइजेस, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 196 में 196 क्लॉज 1, इट पेनलाइजेस प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन द डिफरेंट पीपल, मीन्स हेट्रेड, अलग अलग ग्रुप में हेट्रेड फैलाना ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड लैंग्वेज। तो रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड लैंग्वेज, इन इन इस आधार पर किसी के खिलाफ हेट्रेड फैलाना, ये पेनाल्टी हो सकती है इसमें, राइट। देन सेक्शन 299 डिफाइंस पनिशमेंट क्या होगी आपकी, जिन्होंने ऐसी हेट्रेड फैलाई उसकी पनिशमेंट क्या होगी। पनिशमेंट फॉर डेलिबरेट एंड मेलिशियस एक्ट, राइट, इंटेंडेड टू आउटरोज द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी केस, किसी भी रिलीजियस फीलिंग के ख़िलाफ़ में भड़काऊ भाषण देना, भड़काऊ बातें फैलाना, ये सब के लिए पनिशमेंट दे रखी है आर्टिकल सेक्शन 299 में। देन सेक्शन 353 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में, इसमें भी कुछ पेनल्टीज़ दे रखी है फॉर द पब्लिकेशन और सर्कुलेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट, र्यूमर्स, रिपोर्ट, ये र्यूमर्स चाहे न्यूज़ के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, कहीं से भी अगर र्यूमर्स फैला रहे हैं, रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट के माध्यम से, कॉजिंग पब्लिक मिसचीफ और एनमिटी, हेट्रेड फैल रही है लोगों के बीच में, है ना, हेट्रेड और इल विल बिटवीन द क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस के बीच में, तो ये इसके खिलाफ भी कुछ पेनल्टीज़ दे रखी हैं सेक्शन 353 में, राइट। तो ये भारतीय न्याय संहिता हमने देख लिया। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी हेट स्पीच के खिलाफ कुछ बातें हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 8 में डिसक्वालीफाई द पर्सन, सेक्शन 8 डिसक्वालीफाई द पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा इफ़, अगर वो इस केस में पकड़ा गया कि इंडल्जिंग इन द एक्ट अमाउंटिंग टू इलेजिटिमेट यूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होते हैं MPLMLs को, तो अगर उनको इलिजिबल यूज़, अगर इस चीज़ का गलत तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए उनको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। देन सेक्शन 123 क्लॉज 3A एंड सेक्शन 125 ये भी प्रोहिबिट द प्रमोशन ऑफ इनमिटी
ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, इन द कनेक्शन विद द इलेक्शन एज अ करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस। तो इस आधार पे करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस नहीं हो सकती, राइट। अगर करते हुए पाया गया तो इसको इन्हें भी पेनलाइज किया जाएगा और ये सेक्शन इस चीज़ को करने से रोकता है, राइट। देन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो सेक्शन सेवन पेनलाइज द इंसाइटमेंट एंड टू द इंकरेजमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर अनटचेबिलिटी को कोई इनकरेज करता है, कोई उसको बढ़ावा देता है तो उसके अगेंस्ट में है, या फिर ये किसी भी माध्यम से, चाहे तो स्पोकन हो या फिर रिटन हो या फिर साइन के माध्यम से या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से अगर अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हुए पाया गया तो उसे पेनल्टी हो सकती है। देन नेक्स्ट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन एंड मिसयूज़ एक्ट 1988। ये भी प्रोहिबिट करता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और देयर मैनेजर्स को कि वो ऐसे रिलीजियस प्रीमाइसेस में कुछ डिसहार्मनी वगैरह ना फैलाएं, हेट्रेड वगैरह ना फैलाएं दूसरे रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट। कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी है रिलेटेड टू हेट स्पीच। फॉर एग्जांपल प्रवासी भलई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 एंड देन अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 केस। तो ये कुछ केसेस भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। ओके, टेक सम वाटर एंड हैव एंजॉय दिस फ्रूट गुआवा, राइट। आप लोग बताइए कमेंट में कौन सा फ्रूट है ये। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। देन प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। अकॉर्डिंग टू इट, द एक्ट डिक्लेयर दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप shall be continue as same as in on August 15, 1947। मीन्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप के रिलीजियस कैरेक्टर को मेंटेन करके रखना है, हमें सेम वैसा ही रखना है जैसे वो 15 अगस्त 1947 में थे, ठीक है। कोई भी पर्सन किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को एक अलग डिफरेंट डिनोमिनेशन या सेक्शन नहीं बना सकता, उसे कन्वर्ट नहीं कर सकता एक अलग तरीके से, ओके। ये एक्ट ऑल्सो इम्पोजेस सम पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट कि उसे मेंटेन करके रखना है रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एवरी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज एग्जिस्टेस इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जैसे थे वैसे ही उन्हें मेंटेन करके रखना है स्टेट को, राइट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑल सूट्स, अपील्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट शुड बी अबेट एज सून एज द लॉ केम इनटू फोर्स। मीन्स वो सारी केसेस जो कि पेंडिंग है 15 अगस्त इस टाइम पे, उस टाइम से जो भी पेंडिंग केसेस थे वो सभी ख़त्म हो जाएंगे और इनकी सारी पेंडेंसी एंड हो जाएगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। लेकिन कुछ एग्जेम्प्टेड प्रोविजंस हैं, कुछ एग्जाम्पशंस। फॉर एग्जांपल, अयोध्या इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट एंड दिस एक्ट नॉट अप्लाई टू उस मोनूमेंट्स और साइट्स में जो कि वो मोनूमेंट एंड साइट्स जो कि एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर कवर्ड है, वो सभी जगह ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, राइट। एनी डिस्प्यूट जो कि फाइनली सेटल डाउन हो गया है, डिस्पोज ऑफ हो गया है, उनके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। एंड एनी कन्वर्जन ऑफ एनी सच प्लेस अफेक्टेड बिफोर सच कमेंसमेंट ऑफ एक्विजेंस। मीन्स वो कन्वर्टेड प्लेस जिनको पहले इस एक्ट के आने से पहले एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उनके वो भी एक एग्जेम्पशंस है, राइट। इसके अंदर पेनाल्टी भी है अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट, द पनिशमेंट ऑफ मैक्सिमम 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद द फाइन। अगर हम इस एक्ट को कंट्रवीन करते हैं, इसके प्रोविजंस को कंट्रवीन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो ये हमें पेनाल्टी फेस करनी पड़ सकती है, ओके। देन सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट न्यूज़। फॉर एग्जांपल, 8th शेड्यूल न्यूज़ में था। तो 8th शेड्यूल न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि क्वी लैंग्वेज जो कि उड़ीसा की है, तो उड़ीसा कैबिनेट ने प्रपोज़ल दिया कि क्वी लैंग्वेज को
8 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करें। ओके, तो क्वी लैंग्वेज हमें मालूम होनी चाहिए। क्वी लैंग्वेज उड़ीसा की है। अगर आप में से कोई उड़ीसा का है तो आप लोग बताइए कि ये उड़ीसा में किस क्षेत्र की तरफ बोली जाती है, किस डिस्ट्रिक्ट की तरफ बोली जाती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, तो 8 शेड्यूल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो 8 शेड्यूल में बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं, जिसमें 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं करंटली अभी तक, और 14 लैंग्वेजेस ओरिजिनली शुरुआत से ही थी और बाद में एक्स्ट्रा 8 लैंग्वेजेस जोड़ी गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंधी विच वाज एडेड इन इंट्रोड्यूस इन 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967, और कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ी गई, और संथाली, डोगरी, मैथिली एंड बोडो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में जोड़ी गई। राइट। अच्छा, 8 शेड्यूल के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स: सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डेवलप, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता है कि वो इन लैंग्वेजेस को डेवलप कर सके, इन लैंग्वेजेस को बचा सके। राइट। रिकॉग्निशन फ्रॉम द साहित्य अकेडमी एंड वाइडर ट्रांसलेशन ऑफ इट्स बुक्स वगैरह भी अवेलेबल हो सकती हैं, और लोगों के बीच में जानकारी भी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लैंग्वेज है, जैसे कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, तो ये सारी लैंग्वेजेस को हम लोग कहीं ना कहीं सुने रखते हैं क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। राइट। साथ ही कैन बी यूज्ड इन द असेंबली एंड पार्लियामेंट्री डिबेट्स। ओके, देन कैन बी यूज्ड इन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फॉर एग्जांपल यूपीएससी में भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ इनमें से भी सब्जेक्ट्स ऑप्शनल हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी है, उड़िया है, मैथिली है, अलग अलग जो लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेजेस हैं उसमें हमें देखने को मिलती है। और ऑल्सो RBI इंक्लूड इट इन अ करेंसी नोट डिनोमिनेशंस। ओके, देन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल न्यूज़ में था, काफ़ी बार न्यूज़ में आया है, तो इसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। ये प्रीवियस ईयर में हमने देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। राइट। आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31B इज़ रिलेटेड टू इट। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल एंड स्टेट लॉज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, तो सेंट्रल और स्टेट लॉज जो कि 9th शेड्यूल में जोड़े गए हैं, तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो कोर्ट में 9th शेड्यूल में जो जोड़े हुए लॉज हैं उनको हम चैलेंज नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड एक केस भी है, IR कोहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, जिसमें रूल दैट एनी लॉ एडेड इन द 9th शेड्यूल आफ्टर 24th अप्रैल 1973 वायलेटिंग फंडामेंटल राइट कैन बी चैलेंज्ड। अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर किसी लॉ को जोड़ा गया है तो उसे हम चैलेंज कर सकते हैं इफ़ इट अंडरमाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर। वही सेम जो हमने ऊपर पढ़ा कि अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करता है, आउटलाइन इन द आर्टिकल 21 एंड अलॉन्ग विद द आर्टिकल 14 एंड 19, तो अगर इनसे रिलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करता है तो वो वायलेशन माना जाएगा। राइट। देन राइट टू साइलेंस न्यूज़ में था टॉपिक, तो इसमें हम देखते हैं कि हमें शांत रहने का भी अधिकार है। जैसे हमें राइट टू स्पीच है, बोलने का अधिकार है, तो ऐसे ही हमें शांत रहने का भी अधिकार है। हम शांत रहकर भी अपना फंडामेंटल राइट एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो ऑल अक्यूज्ड हैव, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी अक्यूज्ड जो उनके पास राइट टू साइलेंस है, तो इन्वेस्टिगेटर्स जो हमें मूवीज़ में देखने को मिलता है कि उसको जो भी जेल में अपराधी होते हैं या फिर जिनके खिलाफ़ केस होता है तो उनको मार मार के पीट के उनको उनकी गिल्टी को एक्सेप्ट कराया जाता है। तो दिस इज़ अगेंस्ट दिस राइट टू साइलेंस। राइट। तो कोई भी इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट फोर्स देम टू स्पीक अप और एडमिट हिज गिल्टी। राइट। तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू राइट टू साइलेंस। ओके, it also inmates in Article 20 Clause 3 which states that no one can be compelled to witness against himself। ये हमने फंडामेंटल राइट में देखा कि उसको अपने खिलाफ ही कुछ विटनेस नहीं बना देना, अपने खिलाफ ही उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 Clause 3। ऑल्सो उसे
प्रोटेक्शन इज़ लिमिटेड ओनली इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये प्रोटेक्शन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ही लिमिटेड है, राइट। अगर कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बियॉन्ड या फिर उससे मतलब उसके अलावा कोई चीज़ें हैं तो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू द पर्सन इंटरोगेटेड अंडर कस्टम्स एक्ट 1962 या फिर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये स्टेट्स में पूछ लेता है कि कौन से साल का ये एक्ट है, राइट। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। तो फेमा के अंदर इंटरोगेशन हो रहा है या फिर कस्टम एक्ट 1962 के अंदर इंटरोगेशन होता है, तो वो चीज़ इसमें अवेलेबल नहीं है राइट टू साइलेंस के अंदर, राइट। देन सिंस द पर्सन इज़ नॉट एक्यूज्ड ऑन द ऑफेंस एंड इजंट एंटाइटल्ड टू अ लॉयर, ठीक है, उसे लॉयर की भी इन केसेस में ज़रूरत नहीं है और उसे ऑफेंस के लिए एक्यूज़ नहीं किया गया, उसे दूसरे अदर ऑफेंस में, अदर रिलेटेड ऑफेंस में उसे लाया गया। इससे रिलेटेड एक केस भी है, नंदिनी सेठपथी वर्सेस PL दानी केस, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ बातें हैं। देन रिजर्वेशन फॉर द लोकल्स इन द प्राइवेट सेक्टर, जैसे लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि कुछ स्टेट हरियाणा और तमिलनाडु, साउथ के कुछ स्टेट्स, फॉर एग्जांपल हरियाणा, ये अपने स्टेट में 75% तक का रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं, जो कि लेस देन 30,000 रुपीज़ की सैलरी की जो जॉब्स हैं उन्हें रिजर्वेशन के लिए बात करते हैं। और इसी चीज़ को हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया और कहा कि ये फंडामेंटल राइट पार्ट 3 का वायलेशन है पूरी तरह से, राइट। ओके, सो इट ऑल्सो सेड दैट कि एक्ट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिफर्स टू अडेरेंस टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं होना, उसके अगेंस्ट कोई ऐसा काम नहीं करना, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। इट सेड द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द इंडिविजुअल, ये अकॉर्डिंग टू दिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सॉरी हाई कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट को किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए सिर्फ इस फैक्ट को लेकर कि वो इस स्टेट का नहीं है, तो ये एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश, नॉट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 2019 में भी कुछ सिमिलर एक्ट्स ला चुका है, राइट। देन अफर्मेटिव एक्शन बेसिकली सेम एज अ रिजर्वेशन इन इंडिया, वैसे ही US में अफर्मेटिव एक्शन कुछ इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली ये ब्लैक्स, हिस्पैनिक एंड अदर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को सेव करने के लिए है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिला सोसाइटी में, जो कि ब्लैक के ख़िलाफ़, जैसे अपने इधर अदर कुछ सेक्शंस के ख़िलाफ़ फैलाया जाता है, वैसे ही वहाँ पे US में ब्लैक्स, हिस्पैनिक इज़ बेसिकली लैटिन अमेरिका, क्यूबा वगैरह साइड के, जो क्यूबा नीचे के जो मैक्सिको, क्यूबा, लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ के जो भी लोग हैं, या फिर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ ऐसी कोई इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ प्रेजुडिस बना लेना, उनके ख़िलाफ़ कुछ हिस्टोरिकल पैटर्न बना के रखना कि ये ख़राब हैं या फिर दूसरे देश से ऐसा कुछ। तो इस पैटर्न को तोड़ने के लिए, इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ने के लिए ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है स्टेट का, राइट। सिमिलर पैटर्न हम अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में देखने को मिलता है रिजर्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। रिजर्वेशन इज़ अ सिस्टम ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट स्कीम के माध्यम से, स्कॉलरशिप्स के माध्यम से हम उन्हें रिजर्वेशन देते हैं और ग्रुप रिजर्वेशन देते हैं। हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आफ्टर 16 आर्टिकल 16 क्लॉज 4 फंडामेंटल राइट्स एज अ फंडामेंटल राइट, राइट। देन रिजर्वेशन कोटा भी होता है, जो कि 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंदिरा साहनी जजमेंट फॉर OBC, SC, ST एंड अदर क्लासेस इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये हमें अफर्मेटिव एक्शंस देख लिए। देन रंगनाथ मिश्रा कमीशन क्या है? रंगनाथ मिश्रा कमीशन इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, ध्यान रखिएगा, इसने रिपोर्ट 2007 को इशू किया। इट रिकमेंडेड दैट शेड्यूल कास्ट स्टेटस शुड बी completely delinked from the religion and made religious neutral like STs। तो सॉरी, शेड्यूल कास्ट स्टेटस को, मतलब जो स्टेटस है इनका, इसको रिलीजियस न्यूट्रल रखने की बात की इन्होंने, ठीक है।
ठीक है. इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट परमिटिंग दलित्स हु कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी टू अवेल द शेड्यूल कास्ट. वो दलित्स जिनको पहले इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था उनको भी एससी का स्टेटस दिया जाए. दिस कमीशन रिकमेंडेशन देती है अपनी. देन आर्टिकल 355 न्यूज़ में रहा. तो ये बेसिकली इमरजेंसी प्रोविज़न के पार्ट हैं. आर्टिकल 355, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक. ठीक है, पार्ट 18. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ड्यूटी ऑफ द यूनियन, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट. हर एक स्टेट को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज़ कैरिड अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चल रही है. ठीक है. देन है नेक्स्ट टॉपिक, राइट टू वॉक. राइट टू वॉक मीन्स पंजाब, जो कि पंजाब एक पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने राइट टू वॉक का प्रोविज़न इम्प्लीमेंट कर दिया अपने स्टेट में. राइट टू वॉक मीन्स इट मेड कंपलसरी और मैंडेटरी फॉर ऑल द रोड ऑनिंग एजेंसीज इंक्लूडिंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फुटपाथ एंड साइकिल ट्रैक्स ऑन द रोड. ठीक है, प्रोवाइड फुटपाथ एंड साइकिल ट्रैक और फुटपाथ भी होना चाहिए रोड में किसी भी जगह पे, जिससे लोग भी, जो आम जनता है, वो अपने साइकिल से या फिर पैदल चल सके. तो उसी को हम राइट टू वॉक बोलते हैं. राइट. देन कंप्लीटेड, दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट. तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया ख़त्म. एंड देन हमें कल सेकंड टॉपिक करना है, जो कि फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट. इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे आने वाले समय में करेंगे. और फ्रेंड्स, आप लोग को एक काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है. जो भी लेक्चर में आपको अच्छी चीज़ें लगी, वो कोई कमी लगी, वो भी बताना है. उसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा. और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं. और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू AIM IAS PCS. थैंक यू.